नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर। और इस वक्त बज चुके हैं रात के 9, दिन शुक्रवार, और कम्युनिटी कलर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कम्युनिटी कलर्स एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़ और साथ ही साथ होते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशंस, जानकारियाँ, सूचनाएँ और बहुत से नए नए सेगमेंट्स भी। फ़िलहाल न्यूज़ बुलेटिन आप प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में सुनते हैं जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़, और बहुत जल्द हम आपके लिए कोई ना कोई नया सेगमेंट लेकर हाजिर हो जाएंगे प्रोग्राम में। हमारा प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप बहुत पसंद करते हैं, प्रोग्राम को बहुत प्यार देते हैं, हम आपके इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम आपसे ये कहते रहते हैं कि अगर आप किसी तरह का कुछ सेगमेंट इस प्रोग्राम में चाहते हैं तो आप हमें सजेशन दिया करें, सुझाव दिया करें, ताकि हम उन्हें अपने इस प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकें। बहरहाल रेडियो उड़ान सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.radioudan.com, जहां पर हमारे वेब पेज पर भी प्ले बटन प्रेस करके आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। और वैसे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर हमारी ऐप्स अवेलेबल हैं, और बहुत सारे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पर जैसे गूगल और एलेक्सा, एप्पल और यहाँ तक कि रिनोवा म्यूज़िक पर भी हमारी रेडियो उड़ान स्ट्रीमिंग अवेलेबल है, और ट्यून इन पर भी आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, हमारे ट्विटर को फॉलो करें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करें। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप सुन रहे हैं मेरे यानी पुनीत के साथ। बिना देर किए सबसे पहले आइए सुन लेते हैं न्यूज हेडलाइंस। सीमा पार करके 21 साल बाद विकलांग व्यक्ति बांग्लादेश में लौटा अपने घर। वयस्कों में संज्ञानात्मक हानि, कोविड के टीकों ने निभाई भूमिका। पंजाब के पूर्व राज्यसभा सदस्य ने सरकार से विशेष रूप से विकलांगों के लिए सुचारू स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने का किया आग्रह। इंदौर में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए 300 बिस्तरों वाला आवासीय विद्यालय। मुंबई हवाई अड्डे के T2 टर्मिनल पर है कैफे, जिसे चलाते हैं 23 दिव्यांग कर्मचारी। सुनेंगे NFB जॉब अलर्ट्स। नागालैंड नगरपालिका मामलों के विभाग ने दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं सुलभ बनाने को कहा। विशेष जरूरतों वाले बच्चों की पहचान जल्दी शुरू करे गोवा बोर्ड। MTC दृष्टिबाधित यात्रियों के लिए एक बुद्धिमान परिवहन प्रणाली ऑन बोर्ड पर कर रही है विचार। MP में 2003 से 2023 तक सभी भर्तियों को लेकर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। घर में घुसकर दिव्यांग महिला से दुष्कर्म का प्रयास। बिना वेतन 7 साल से बच्चों को पढ़ा रही है दिव्यांग पारा शिक्षिका सुनीता, सिस्टम को नहीं आया रहम। न्यूज हेडलाइंस के बाद बारी डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हेलो फ्रॉम हिडन वॉइसेस। One vision, one voice. And that has led to more than 1,000 hidden voices getting together to empower visually impaired and economically challenged children and adults across India by opening up the world of books to them. Hidden Voices is a unique reading charity founded by Miss Devi Krishna and co-founded by Miss Maitreyi Rajdev on 28th April 2019. An experienced psychotherapist and a counselor with proficiency in the diverse domains of education and human resource management, Ms. Devi has roped in volunteers from across India to read out and create audiobooks in various languages, with Mr. Sudhish P. as a partner and Ms. Cincy Thomas as its president. Hidden Voices now has a total of more than 1,500 in-house readers and is linked with many clubs from JNU, Pune and South India, which gives it more than 3,000 readers. It has volunteers as young as 5 years to as experienced as 82 years. The readers are divided into groups according to age and the language chosen. Hidden Voices has now a steady inventory of books, both informative and fictional, in almost 20 languages.
The audiobooks have been utilized by various institutions and groups like Fergusson College Pune, Lit the Light, Duty, Madras Club, etc. More than 50,000 lives have been touched and enriched by this program. For more information, send us an email on hiddenvoices2020@gmail.com. प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। हेलो, नमस्कार, वेलकम टू द प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स। मैं हूं आरजे गौरी और एक बार फिर से हमारी मुलाकात हो रही है शुक्रवार के इस न्यूज एंड अपडेट शो में, ओनली ऑन रेडियो उड़ान। दोस्तों, प्रोग्राम में अब तक आपने सुनी होंगी डिसेबिलिटी सेक्टर से जुड़ी आज की खबरों की सारी हेडलाइंस। तो अब बारी है खबरें विस्तार से सुनने का। आइए बढ़ते हैं हमारी पहली खबर की ओर। दोस्तों, ईद से 2 दिन पहले 36 वर्षीय एम रहमान का परिवार पिछले 21 वर्षों से लापता रहमान से मिलने के लिए भारत बांग्लादेश सीमा पर फुलबारी रोड क्रॉसिंग पर बेसब्री से इंतजार कर रहा था। सीजोफ्रेनिया से पीड़ित रहमान 2002 में बांग्लादेश में अपने घर से भटक गए थे। करजत स्थित श्रद्धा रिहैबिलिटेशन फाउंडेशन के प्रयासों से उन्हें उनके परिवार से फिर से मिलाया जा रहा है, जो पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से बीमार और बेसहारा भटकने वाले व्यक्तियों के लिए काम कर रहा है। जबकि पिछले महीने की बैठक कागजी कार्रवाई के कारण नहीं हो पा रही थी, बहुप्रतीक्षित ये मिलन 21 जुलाई को पूरा हुआ। रहमान पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी जा रहे हैं, जहां से उनका गांव फुलबाड़ी कुछ ही किलोमीटर दूर है। फाउंडेशन ने दूर दराज के गांव में 10,000 से भी अधिक लोगों को उनके परिवारों से मिलने में मदद की है और सीमा पार रहमान के परिवार से संपर्क करने में कामयाब रहे हैं। दोस्तों, सच बताए तो रहमान के परिवार ने उनके जीवित होने की सारी उम्मीद छोड़ दी थी। किसी मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति के घर से दूर देश में या सीमा पार भटकने का ये पहला उदाहरण नहीं हो सकता, लेकिन ये कई अधिकारियों का एक अग्रणी और हृदय स्पर्शी प्रयास है। ऐसा कहा है प्रसिद्ध मनोचिकित्सक और फाउंडेशन के संस्थापक ट्रस्टी डॉक्टर भरत वाटवानी ने। वे आगे बताते हैं कि फाउंडेशन के पास करजत में 6.5 एकड़ भूखंड पर आश्रय है और एक समय में 120 से अधिक मानसिक रूप से बीमार और निराश्रित व्यक्तियों को वहां रखा जा सकता है। फाउंडेशन के सदस्यों ने रहमान को 2019 में एक सड़क किनारे पाया था। सीजोफ्रेनिया से पीड़ित रहमान 2002 में बांग्लादेश में अपने घर से भटक गए थे और करजत स्थित श्रद्धा रिहैबिलिटेशन फाउंडेशन के प्रयासों से उन्हें उनके परिवार से फिर से मिलाया गया। वहीं डॉक्टर कोडविलकर ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान रहमान सुविधा में रहे और अच्छी प्रगति भी दिखाई। रहमान को ढूंढने और उनकी पहचान करने में सामाजिक कार्यकर्ता नीतीश शर्मा ने अपनी भूमिका निभाई। शर्मा बताते हैं कि हमने उसे सड़क किनारे अखबार पकड़े बैठे देखा और वे बिल्कुल चुपचाप लग रहे थे। ये कुछ असंगत था। चूंकि मैं बांग्ला बोलता हूँ तो इसीलिए मैं रहमान के साथ तालमेल विकसित कर पाया। इसमें कई महीने लग गए। वो पश्चिम बंगाल की सीमा पर क्षेत्रों में बोली जाने वाली बंगाली की एक अलग बोली में बात करते हैं। दोस्तों, वयस्कों में संज्ञानात्मक समस्याओं में नाटकीय रूप से वृद्धि देखी जा रही है। इनमें ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका कोविड के लिए टीकाकरण भी हो चुका है और कई अन्य लोग ऐसे भी हैं जिनका टीकाकरण नहीं हुआ। उनमें से कई शुक्र है ठीक हैं। जब कोविड-19 के टीके बाजार में लाए गए तो उनके डिजाइन के कारण उम्मीद ये की जा रही थी कि उनमें सुरक्षा संबंधी मुद्दे होंगे और ऐसा भी लग रहा था कि लंबी अवधि में कई तरह के पुराने मुद्दे उनसे जुड़े होंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये संदेह करने के कई कारण थे। वे ऑटो इम्यून प्रकार, प्रजनन संबंधी समस्याएं और कैंसर का कारण बन सकते थे। लेकिन किन्हीं कारणों से कोविड के इन टीकों को इन सभी मुद्दों के लिए उचित परीक्षण से छूट दी गई थी। चूंकि सभी नई दवाओं को इन परीक्षणों को प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, इसलिए एक मौन स्वीकृति ही कोविड के टीके के लिए सफलता बन गई। लेकिन ये जरूर पता था कि इन क्षेत्रों में कई प्रमुख मुद्दे आने वाले समय में सामने आएंगे।
और इसीलिए आधिकारिक तौर पर कोविड की वैक्सीन का परीक्षण करना बेहतर होगा। अफसोस की बात है कि जब से टीके बाजार में आए हैं, वे 3 मुद्दे विशेष रूप से ऑटो इम्यूनिटी, टीकों से जुड़ी सबसे आम गंभीर घटनाओं में से कुछ बन गए हैं। वैक्सीन के रोल आउट की शुरुआत में ही इसका विज्ञापन हमें बताता था कि जब टीका आप लगवाएंगे तो आपको बुरा महसूस होगा, लेकिन ये ठीक है और एक संकेत है कि टीका काम कर रहा है। लेकिन इसी का मतलब ये भी हो सकता है कि स्पाइक प्रोटीन टीकों के साथ प्रतिकूल घटना दर सामान्य से भी बहुत अधिक होने की संभावना है। कई लोगों को पहले की बजाय दूसरे शॉट पर ज्यादा गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा। स्पाइक प्रोटीन के बार बार संपर्क में आने से कुछ प्रकार की बढ़ी हुई संवेदनशीलता हो रही थी। इसी तरह टीके के बारे में प्रकाशित क्लिनिकल परीक्षण से भी पता चलता है कि प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं पहले शॉट के बजाय दूसरे शॉट के साथ बहुत अधिक थी। एक बार जब ये आम जनता के लिए उपलब्ध हो गया तो टीके की प्रतिक्रिया वाले मरीज भी आने शुरू हो गए, जिनमें से कई ने कहा कि उन्हें हर साल फ्लू का टीका लगाया गया है और पिछले टीकाकरण के साथ कभी भी ऐसा कोई अनुभव उनको नहीं हुआ था। सबसे चिंताजनक चीजों में एक था कि ऑटो इम्यून बीमारियों का पर्व उत्तेजना माने उनके शरीर में वे धब्बे जिनमें कभी कभी गांठियां होता था, सभी में ऐसा महसूस होने लगा और वे महसूस करते जैसे वे आग में जल रहे हों। टीके की वजह से ऑटो इम्यूनिटी में वृद्धि होने की संभावनाएं अधिक हो रही हैं। दोस्तों, इसी के साथ अल्जाइमर्स के पेशेंट्स के लिए भी टीके की उपयुक्तता पर संदेह किया जा सकता है। ये अधिक संभावना बनती है कि ये वैक्सीन वयस्कों को अधिक प्रभावित करे, लेकिन युवा लोगों द्वारा भी इनके बारे में साइड इफेक्ट्स नोटिस करने की अधिक संभावना है। भारत में कई लोग टीका लेने की वजह से भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें प्राथमिक लक्षणों में था संज्ञानात्मक कार्य प्रणाली का नुकसान, जो अब उन्हें जीवन भर उठाना पड़ेगा। कई मामलों में टीके से लगी चोट के उपचार के बाद उनकी अनुभूति में सुधार भी हुआ। इसीलिए जब भी आप अपने आसपास की दुनिया को देखने का प्रयास करते हैं तो आप हमेशा अपने पास मौजूद पहले से मौजूद फिल्टर के प्रति पक्षपाती हो जाते हैं, जो आपको अपने आसपास की दुनिया का अधिकांश भाग देखने से रोक सकता है। कुछ हद तक ये फिल्टर एक आवश्यक बुराई है, लेकिन इसके बिना दुनिया अत्यधिक जटिल हो सकती है। उदाहरण के लिए कई भ्रामक फिल्टर ये बताते हैं कि कोविड-19 जैसी वैक्सीन सभी के लिए सेफ है, लेकिन प्रतिबद्ध लोगों में कई लोग आसपास कोविड-19 वैक्सीन की चोटों से भारी सबूत क्यों नहीं देख पाते। दोस्तों, कई लोगों की तरह टीकाकरण अभियान की शुरुआत से उपलब्ध प्रारंभिक डेटा बिंदुओं के आधार पर ये संदेह किया जा रहा था कि ये दीर्घकालिक संज्ञानात्मक मुद्दों का कारण बनने वाला है। अब जब उस प्रवृत्ति का समर्थन करने वाला डेटा धीरे धीरे सामने आने लगा है, तो ये चिंता की बात है और समस्या धीरे धीरे बिगड़ती जा सकती है। समय के साथ कुछ ऐसे कारक भी देखे जा सकते हैं जो मनोभ्रंश को जन्म दे। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और अत्यंत महत्वपूर्ण डेटा सेट पर ध्यान आकर्षित करने के लिए इसे गौर से और पूरी गंभीरता से लेना चाहिए। इसीलिए कोविड-19 की वैक्सीन अब लेने से पहले भी अपने डॉक्टर से संपर्क करें, उनसे अपने शारीरिक स्वास्थ्य के आधार पर उनसे सलाह और परामर्श जरूर करें। दोस्तों, पूर्व राज्यसभा सदस्य अविनाश राय खन्ना ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और पंजाब राज्य स्वास्थ्य विभाग को ये सुनिश्चित करने के लिए लिखा है कि विकलांग व्यक्तियों को विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य संस्थानों में उपस्थित चिकित्सा उपचार में प्राथमिकता का अधिकार मिले। मानवाधिकार कार्यकर्ता अधिवक्ता नवदीप सूद, जो विकलांगों के कल्याण के लिए धर्मार्थ ट्रस्ट भी चलाते हैं, के प्रतिनिधित्व को आगे बढ़ाते हुए खन्ना ने सरकारों से कानून के कार्यान्वयन के लिए उचित उपाय करने का आग्रह किया है, क्योंकि विकलांग जनों को और उनके परिवारों को अपनी बारी का इंतजार करते समय स्वास्थ्य सुविधाओं में असुविधा का सामना न करना पड़े और उन्हें कानून द्वारा अनिवार्य प्राथमिकता के साथ इलाज दिया जा सके। उन्होंने लिखा है कि सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार और उससे जुड़े मामलों पर
संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाया था। इससे लागू होने के 7 साल बाद भी भारत में विकलांगों को इलाज में प्राथमिकता का सबसे मूल्यवान अधिकारी नहीं बनाया गया है। उन्होंने सुझाव दिया कि केंद्र और राज्य सरकारों को कम से कम 3 सस्ते कदम उठाने चाहिए, जिनमें अस्पतालों में विकलांगता बोर्ड का प्रदर्शन, ओपीडी में विकलांगों के लिए विशेष काउंटर और डॉक्टरों को विकलांग व्यक्तियों के बीच उनके विशेष अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करना शामिल है। दोस्तों, खबर है इंदौर से। सामाजिक न्याय विभाग ने विभिन्न विकलांगता वाले छात्रों के लिए संभाग स्तरीय 300 बिस्तरों वाले आवासीय विद्यालय का निर्माण किया है, जिसका उद्घाटन अगले कुछ महीनों में होने की संभावना है। 3 श्रेणियों मतलब दृष्टिबाधित, सुनने और बोलने में अक्षम और अन्य विकलांगों में वर्गीकृत छात्रों को मुफ्त शिक्षा और रहने की सुविधा प्रदान करने वाली सुविधा का उद्घाटन शुक्रवार को किया गया। इससे पहले गुरुवार को सामाजिक न्याय विभाग के प्रमुख सचिव सचिन सिन्हा ने इंदौर की संयुक्त निदेशक सुचिता तिर्की बेक के साथ मौके का दौरा किया और दी जा रही व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। बेक ने कहा, वर्तमान में हमारे पास उपरोक्त विकलांग छात्रों के लिए परदेशीपुरा में 100 बिस्तरों वाला एक आवासीय विद्यालय है, जिसे राऊ में विकसित 100 बिस्तरों वाले 3 नए भवनों में स्थानांतरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके निर्माण में लगभग 19 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जबकि भूमि जिला प्रशासन द्वारा आवंटित की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने आगे कहा कि हमने फर्नीचर खरीदने के लिए लगभग 1.8 करोड़ रुपए का फंड मंजूर किया है, जिसके लिए राज्य सरकार से संपर्क किया गया था। संयुक्त निदेशक ने कहा कि इंदौर सामाजिक न्याय विभाग के पास दृष्टिबाधित, सुनने और बोलने में अक्षम और विकलांग छात्रों की कक्षाएं लेने के लिए शिक्षकों सहित प्रशिक्षित और प्रमाणित कर्मचारी मौजूद है, जो कक्षाओं में भाग लेंगे और एक ही परिसर में नव विकसित 3 अलग अलग भवनों में रहेंगे। उन्होंने कहा, इस परिसर में श्रेणियों के छात्रों को एमपी बोर्ड में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही सुनने और बोलने में अक्षम छात्रों को बीसीए स्नातक पाठ्यक्रम की पेशकश की जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि नया परिसर, जिसमें खेल के मैदान के रूप में और अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग करने के लिए एक बड़ी खुली जगह मौजूद है, अगले 1 महीने में उद्घाटन के लिए फर्नीचर स्थापना की भी उम्मीद की जा रही है। वरिष्ठ अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये एक संभागीय स्तर की आवासीय विद्यालय सुविधा है, जिसमें उपरोक्त श्रेणियों में वित्तीय रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे आवेदन कर सकते हैं और पूरी स्कूली शिक्षा के लिए प्रवेश पा सकते हैं। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं मुंबई हवाई अड्डे की। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा CSMIA, जिसे मुंबई हवाई अड्डा भी कहा जाता है, एक समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए अपने दृढ़ समर्पण के लिए प्रसिद्ध है। इसने अपना नवीनतम उत्पाद मिट्टी कैफे पेश किया है। ये एक ऐसा स्थान है जो विविधता को महत्व देता है और विकलांग लोगों को आवाज देता है। ये कैफे 23 दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा चलाया जाएगा और ये मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 के आगमन क्षेत्र में स्थित है। 3 महीने के विशेष प्रशिक्षण से गुजरने वाले 23 दिव्यांग कर्मचारी मुंबई हवाई अड्डे पर मिट्टी कैफे का प्रबंधन करेंगे। कार्यालय में विभिन्न प्रकार की शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक हानि वाले लोग शामिल हैं, जैसे पक्षाघात, ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम और एस्पर्गर सिंड्रोम। ग्राहक छोटे प्लेट कार्ड में ब्रेल में मुद्रित एक अद्वितीय मेनू कार्ड, सांकेतिक भाषा मेनू और बुनियादी निर्देशों वाले प्ले कार्ड का उपयोग करके सर्वर के साथ संवाद कर सकते हैं। गर्म और ठंडे पेय पदार्थों के अलावा यहाँ पर हाल ही में खोला गया मिट्टी कैफे यात्रियों को सैंडविच, पास्ता और समोसा जैसे व्यंजन भी पेश करेगा। भारत में मिट्टी कैफे की 38वीं दुकान अब CSMIA में खुली है। एक साथ काम करके CSMIA और मिट्टी कैफे इन उत्कृष्ट लोगों को एक मंच देने की उम्मीद करते हैं, जिस पर वे बहादुरी से अपने कौशल और क्षमताओं का प्रदर्शन कर सके। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है, लेकिन इससे पहले वक्त एक बार फिर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत।
हिडन वॉइसेस। एक दृष्टि एक आवाज। और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक हैं। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लिट द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। दोस्तों, अब बारी आती है NFB का जॉब अलर्ट सुनने की। इस बार NFB का जॉब अलर्ट है दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली की ओर से। यहाँ पर विजुअली इम्पेयर्ड के लिए 904 पदों में से 2 रिक्तियां आरक्षित की गई है। इसमें अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती होने के लिए रिक्तियां दी गई हैं। दोस्तों, इसकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 2 अगस्त। अधिक जानकारी के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.rrchubli.in पर। याद रहे www.rrchubli.in पर। दोस्तों, इसी के साथ मुड़ते हैं हमारे अगले जॉब अलर्ट पर, जो है CGPDTM न्यू दिल्ली से। दोस्तों, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स एंड डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स CGPDTM नई दिल्ली के ऑफिस में विजुअली इम्पेयर्ड के लिए 10 रिक्तियां आरक्षित की गई हैं। इस ऑफिस में कुल 553 परीक्षक की भर्ती के लिए रिक्तियां मौजूद हैं। इसके लिए लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 4 अगस्त को। अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट पर जाएं www.qcin.org पर। याद रहे www.qcin.org। इसके बाद संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पंजाब ने अपनी 42 भर्तियों में LV के लिए 1 रिक्ति आरक्षित की है। ये 42 भर्तियां सहायक प्रोफेसर के पद के लिए की जा रही हैं। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 8 अगस्त। अधिक जानकारी के लिए आप विजिट करें www.sliet.ac.in। याद रहे www.sliet.ac.in। दोस्तों, इसके बाद रिक्ति आती है राजस्थान सबऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विसेज से, यानी कि राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्री स्तरीय सेवा से। यहाँ पर 583 कंप्यूटर ऑपरेटर की पद भर्ती की जानी है, जिसमें 8 रिक्तियां विजुअली इम्पेयर्ड के लिए आरक्षित की गई है। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर विजिट करें। वेबसाइट है www.rsmssb.rajasthan.gov.in। याद रहे www.rsmssb.rajasthan.gov.in। याद रहे इस एप्लीकेशन के लिए लास्ट डेट है 8 अगस्त। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं राजस्थान सबऑर्डिनेट एंड मिनिस्टेरियल सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड से आ रही इस दूसरी रिक्ति के बारे में।
RSMSSB ने यानी कि राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड ने LV के लिए 22 रिक्तियां आरक्षित की है। यहाँ पर कुल 1588 GNM पदों पर भर्ती की जा रही है। इसके लिए लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 8 अगस्त। अधिक जानकारी के लिए आप विवरण पा सकते हैं www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर। दोस्तों, विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त अदालत ने 24 जुलाई को नागालैंड नगर पालिका मामलों के विभाग को शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं योजनाओं के तहत सुविधाओं को विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभ और कार्यात्मक बनाने के उपायों को तुरंत लागू करने के निर्देश दिए हैं। 24 जुलाई को एक आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार SCPD ने नगर पालिका मामलों के विभाग द्वारा राज्य में आवास योजनाओं में दिव्यांगों के लिए 5% आरक्षण के कार्यान्वयन की स्वतः संज्ञान जांच शुरू की है। 11 मई को विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त डायथोनो नखरो के नेतृत्व में एक SCPDT टीम और अतिरिक्त निदेशक सोले सुलथोलरे के नेतृत्व में नगर निगम मामलों के विभाग के अधिकारियों के साथ कोहिमा में रूजीजौ, के बड़जे और मेरिमा में BSU योजना के तहत निर्मित इमारतों का पहुंच निरीक्षण किया गया। SCPD अदालत ने नगर पालिका मामलों के विभाग को व्हील चेयर और अन्य सहायक सहायता को आसानी से समायोजित करने के लिए विकलांग व्यक्तियों के लिए निर्धारित BSU इकाइयों के अंदर दरवाजे का पुनर्गठन करने का आदेश दिया। इसने विकलांग व्यक्तियों के लिए नामित सभी इमारतों और इकाइयों को भारत में सार्वभौमिक पहुंच के लिए सामंजस्यपूर्ण दिशा निर्देशों और मानकों 2021 का पालन करते हुए रैंप और आवश्यक प्रावधानों से लैस करने और इमारतों तक पहुंचने वाली सड़कों को प्रशस्त करने और जहां तक संभव हो सके परिसर के अंदर सुलभता लाने के लिए कहा है। दोस्तों, अदालत ने आगे प्रत्येक शौचालय में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज बार, ग्रैब बार और सुरक्षा फ्रेम स्थापित करने और इमारतों को प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए कोविड महामारी के बाद संग्रहित BSUP भवनों में सभी भंडारण सामग्री को साफ करने के निर्देश दिए। इसने संबंधित प्राधिकारी से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में PWD लाभार्थियों के लिए सभी नोटिस और नोटिफिकेशन जारी करने और व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उन्हें रेडियो और स्थानीय समाचार चैनलों पर प्रसारित करने के लिए कहा है। विभाग को उपरोक्त निर्देशों को पूरा करने और SPD अदालत में की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 3 महीने की अवधि दी गई थी। विज्ञप्ति में कहा गया है कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 37A, B और C और नागालैंड विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2019 की धारा 44 के अनुसार नगर पालिका मामलों का विभाग BSU भवनों के भूतल पर आवास इकाइयों को विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित श्रेणी के आवास में बदलने पर सहमत हुआ है। दोस्तों, खबर आती है पणजी से। गोवा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन ने नए सर्कुलर में स्कूलों से ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को 9वीं कक्षा तक पहुंचने से पहले जिला प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र में भेजा जाए, बाद में नहीं। बोर्ड ने कहा है कि इसका उद्देश्य चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी को उचित प्रारंभिक हस्तक्षेप प्रदान करना है और न केवल उन्हें गोवा बोर्ड कक्षा 10वीं की सार्वजनिक परीक्षाओं जैसे रीडर, राइटर और अतिरिक्त समय में योजना का लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। स्कूलों को बताया गया है कि हाल ही में गोवा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा एक बैठक की गई थी और आयोग ने इस मुद्दे पर चर्चा की है। आयोग की सिफारिश के अनुसार गोवा बोर्ड ने SOP निर्दिष्ट करने वाले सभी पिछले परिपत्रों को हटाकर दिशा निर्देशों को सरल बनाने का निर्णय लिया है। 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए सीधे रियायतों के लिए आवेदन करने की प्रथा को रोकने की सिफारिश की गई है। प्रमाणन के लिए रेफरल अनिवार्य रूप से प्राथमिक वर्ष में होना चाहिए, जिसमें शिक्षकों को सीखने की अक्षमता वाले छात्रों को स्क्रीन रीडिंग चेकलिस्ट का प्रबंधन करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। कक्षा 1 में प्रवेश यानी औपचारिक स्कूली शिक्षा और फिर मध्य विद्यालय के वर्षों में
शिक्षकों की तरफ से ये आकलन किया जाना चाहिए। बोर्ड ने कहा कि शिक्षकों को स्क्रीनिंग के लिए बच्चों को एक व्यापक गुणात्मक चेकलिस्ट के माध्यम से ले जाना चाहिए। इसे सभी स्कूलों में माध्यमिक अनुभाग में प्रवेश के लिए अनिवार्य प्रक्रिया बनाया जाना चाहिए, ताकि बच्चों को शुरुआती वर्षों में DEIC में भेजा जा सके और बच्चे के पुनर्वास के लिए उचित उपाय शुरू किए जा सके। साथ ही प्रमाणन भी उसी समय किया जा सके। बोर्ड ने स्कूलों से कहा है कि प्रमाण पत्र और रियायतें ही एकमात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चे के शीघ्र हस्तक्षेप और पुनर्वास को अत्यधिक महत्व दिया जाना चाहिए। गोवा बोर्ड ने अब कहा है कि विकलांगता के जोखिम वाले बच्चों पर नजर रखने और समय समय पर जांच करने का उद्देश्य उन बच्चों की जल्द से जल्द पहचान करना है जो विकलांगता प्रकट करते हैं, ताकि उन्हें उचित प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाएं प्रदान की जा सके। इसमें कहा गया है कि मौजूदा रेफरल प्रणाली यानी कि कक्षा 9 की शुरुआत को कक्षा 6 या 8 में बदल दिया जाना चाहिए, क्योंकि प्रमाणीकरण कक्षा 9 की शुरुआत में पूरा करना आवश्यक है। दोस्तों, खबर है मद्रास से। जब विकलांगता अधिकार कार्यकर्ताओं ने मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बसों को भविष्य के टेंडरों में लो फ्लोर बसेस की खरीद करने के लिए कहा था, तो सरकार ने कहा कि वित्तीय बाधाओं के चलते ऐसा नहीं किया जा सकता। मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद 442 लो फ्लोर बसेस खरीदने की निविदाएं, जो सभी के लिए सुलभ है, अभी तक भी लंबित हैं। लेकिन अब MTC ने ऑन बोर्ड नामक इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू करने की संभावना तलाशना शुरू कर दिया है, जो दृष्टिबाधित यात्रियों को स्वतंत्र रूप से बसेस में चढ़ने के लिए सक्षम बनाएगा। दोस्तों, ये उपक्रम IIT दिल्ली द्वारा विकसित किया गया है। ऑन बोर्ड एक उपयोगकर्ता नियंत्रित रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी RF आधारित प्रणाली है, जिसमें 3 अलग अलग इकाइयां मौजूद होती हैं। एक उपयोगकर्ता मॉड्यूल, जिसमें 2 बटन हैं, प्रोग्रामिंग और डायग्नोस्टिक यूनिट, इसके साथ नियंत्रक और स्पीकर्स भी आते हैं। एक बार जब कोई उपयोगकर्ता मॉड्यूल पर क्वेरी बटन दबा देता है, तो एक RF क्वेरी सभी पास की बसेस में भेज दी जाती है और उन्हें रूट नंबरों के साथ एक ऑडियो प्रतिक्रिया मिलती है। यदि कोई रूट नंबर उपयोगकर्ता की रुचि का है, तो वो मॉड्यूल पर चयन करे बटन दबा सकता है। ये बस के दरवाजे के पास लगे स्पीकर से ध्वनि आउटपुट को ट्रिगर करेगा और ये दरवाजे का पता लगाने और बस में चढ़ने के लिए श्रवण संकेत के रूप में कार्य करेगा। दोस्तों, आइए अब आपका तवज्जो थोड़ा चाहेंगे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से आ रही इस खबर पर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने फिलहाल पटवारी परीक्षा में हुए फर्जीवाड़े की जांच CBI से कराने के लिए इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि पहले से ही इसमें सरकार ने जांच कमेटी गठित कर दी है, इसलिए सरकार की जांच रिपोर्ट का इंतजार कीजिए, इसके बाद इस मामले को देखा जाएगा। वहीं दूसरी ओर पटवारी परीक्षा के साथ अन्य परीक्षाओं में भी फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट के मामले में मुरैना कलेक्टर को जांच के आदेश दिए गए हैं। साथ ही हाई कोर्ट ने पिटिशनर उमेश बोहरे से कहा है कि आपकी जो शिकायत है वो मुरैना कलेक्टर से करे, जब कोई कार्रवाई न हो तो वे कोर्ट आए। दोस्तों, मामला आखिर ये है कि विकलांग सर्टिफिकेट को लेकर हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। दरअसल मध्य प्रदेश में पटवारी सहित शिक्षक और वन कर्मी परीक्षा में धांधली के मामले में हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इन सभी नियुक्तियों में तथाकथित फर्जी रूप से बनाए गए विकलांग सर्टिफिकेट्स को लेकर हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में याचिका दायर की गई थी। एडवोकेट उमेश कुमार बोहरे ने ये जनहित याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है CMHO कार्यालय मुरैना द्वारा बनाए गए विकलांग सर्टिफिकेट में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है, इसलिए साल 2003 से 2023 तक जारी सभी विकलांग सर्टिफिकेट का पूरा रिकॉर्ड जब्त किया जाए और इसकी जांच की जाए। दोस्तों, इस याचिका में इस बिंदु को प्रमुखता से उठाया गया था कि CMHO कार्यालय मुरैना में कान और आंखों से संबंधित विकलांगता के बारे में पटवारी सहित शिक्षा विभाग और वन कर्मी की परीक्षा में आवेदकों को तथाकथित फर्जी रूप से विकलांग प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं और इसमें एक बड़े स्तर पर रुपए का लेन देन भी हुआ है।
मुरैना में ही बनाए गए हैं सबसे ज्यादा फर्जी प्रमाण पत्र। याचिकाकर्ता उमेश बोहरे ने आगे बताया है कि 2003 से लेकर 2023 तक विकलांगता सर्टिफिकेट के आधार पर मध्य प्रदेश में पटवारी, शिक्षाकर्मी, वन कर्मी में संबंधित भर्ती हुई है और सबसे ज्यादा फर्जी प्रमाण पत्र मुरैना में ही बनाए गए हैं। उन्होंने हाईकोर्ट को याचिका में लिखा है कि सन 2003 से लेकर 2023 तक विकलांगता के सर्टिफिकेट के आधार पर जो नियुक्तियां की गई हो उनको निरस्त किया जाए, जिनमें सारे विकलांग सर्टिफिकेट का फिजिकल वेरिफिकेशन भी किया जाए। याचिकाकर्ता एडवोकेट उमेश बोहरे का कहना है कि उनका मानना है कि 2003 से लेकर ही ये फर्जी सर्टिफिकेट्स बनाए गए हैं। न्यायालय ने इसको गंभीरता से लिया है और कमेटी बनाने के लिए कहा है। हालांकि मध्य प्रदेश शासन की ओर से कहा गया है कि उन्होंने मुरैना जिले में कमेटी बना दी है। दोस्तों, खबर है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से। यहाँ पर अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के एक गांव में बुधवार को दिन दहाड़े एक महिला के घर में 27 वर्षीय युवक बुरी नीयत से घुस गया। आरोप है कि उसने दिव्यांग महिला को अकेली पाकर उससे दुष्कर्म का प्रयास किया। महिला के चीखने चिल्लाने पर जुटे आसपास के लोगों ने मन बढ़ युवक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। महिला की तहरीर पर पुलिस ने उसके खिलाफ दुष्कर्म का प्रयास समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी दिव्यांग महिला के चीखने चिल्लाने पर बुधवार को दिन में आसपास के लोग जुट गए। महिला ने घर में घुसे मनबड़ पर दुष्कर्म का प्रयास करने का आरोप लगाया तो लोगों ने उसे पकड़ लिया, पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। इसके बाद थाने पहुंची दिव्यांग महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि ये युवक दिन दहाड़े उसके घर में उसे अकेली देखकर घुस गया, दुष्कर्म का प्रयास किया। विरोध करने पर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज करके पीड़िता को मेडिकल कराने के लिए भेजा है। इस संबंध में अहिरौली बाजार के थाना अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह ने बताया कि महिला को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है तथा अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दोस्तों, खबर है झारखंड से। झारखंड के हजारीबाग की दिव्यांग आदिवासी पारा शिक्षिका सुनीता को देखकर आपके मन में भी यही सवाल उठेगा कि हमारा सिस्टम क्या कर रहा है। उसका 7 साल से मानदेयक रोक दिया गया है, पर वो रोज पढ़ाने आती है इस उम्मीद से कि एक दिन उसकी बात सुनी जाएगी। जिले के कटक मसांडी प्रखंड के नव प्राथमिक विद्यालय तोरार की आदिवासी दिव्यांग महिला पारा शिक्षिका मानदेय के लिए पिछले 7 वर्षों से लड़ रही हैं। इसके लिए वो लगातार गुहार लगा रही हैं। इसे लेकर सांसद भी कई बार पत्र लिख चुके हैं। बावजूद इसके कि इस आदिवासी दिव्यांग महिला को मानदेय नहीं मिला। बताया जाता है कि दोनों पैरों से लाचार आदिवासी महिला सुमित्रा कुमारी का चयन 4 नवंबर 2004 में बतौर पारा शिक्षिका NPS तोरार में हुआ था। उस समय वो मैट्रिक पास थी और इस योग्यता के आधार पर ही चयन किया गया था। बाद में उसे योग्यता बढ़ाने को कहा गया, जिसके पश्चात सुमित्रा कुमारी ने हिंदी विद्यापीठ देवघर के साहित्य भूषण की परीक्षा द्वितीय श्रेणी में पास कर ली। ये इंटरमीडिएट के समकक्ष होता है। सुमित्रा कुमारी ने बताया कि तत्कालीन BEO ने 4 नवंबर 2015 को पत्र देकर शैक्षणिक प्रमाण पत्र मांगा, लेकिन अचानक फरवरी 2016 में मेरा मानदेयक रोक दिया गया। जांच के नाम पर 7 साल से अधिक समय से भी मेरा मानदेय रोक दिया गया है। मानदेय के नाम पर मुझे सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। इसके बाद भी मानदेय रोके जाने से मेरी आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई है। मेरे दोनों पैर नहीं हैं। इसके बाद भी मैं रोज स्कूल जाकर बच्चों को पढ़ाती हूँ और अपना काम पूरी तरह से निभाती हूँ। कटक मसांडी प्रखंड के BEO नागदेव यादव ने कहा है कि पारा शिक्षिका को जनवरी 2016 तक मानदेय मिला है। मानदेय क्यों रोका गया, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। 1-2 दिनों में इस मामले की पड़ताल करने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। तो डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के बाद हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर। अपना फीडबैक जितने तरीके ऊपर पहले हम रेडियो उड़ान सुनने के आपको बता चुके हैं, उनमें से किसी भी तरीके से आप अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। अपने फीडबैक हमें जरूर दीजिए ताकि हम इस प्रोग्राम को बेहतर बना सके। बहरहाल अब प्रोग्राम के अंजाम की बारी। प्रोग्राम के आखिर में न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। सीमा पार करके 21 साल बाद विकलांग व्यक्ति बांग्लादेश में लौटा अपने घर।
वयस्कों में संज्ञानात्मक हानि, कोविड के टीकों ने निभाई भूमिका। पंजाब के पूर्व राज्यसभा सदस्य ने सरकार से विशेष रूप से विकलांगों के लिए सुचारू स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने का किया आग्रह। इंदौर में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए 300 बिस्तरों वाला आवासीय विद्यालय। मुंबई हवाई अड्डे के T2 टर्मिनल पर है कैफे, जिसे चलाते हैं 23 दिव्यांग कर्मचारी। सुनेंगे NFB जॉब अलर्ट्स। नागालैंड नगरपालिका मामलों के विभाग ने दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं सुलभ बनाने को कहा। विशेष जरूरतों वाले बच्चों की पहचान जल्दी शुरू करे गोवा बोर्ड। MTC दृष्टिबाधित यात्रियों के लिए एक बुद्धिमान परिवहन प्रणाली ऑन बोर्ड पर कर रही है विचार। MP में 2003 से 2023 तक सभी भर्तियों को लेकर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। घर में घुसकर दिव्यांग महिला से दुष्कर्म का प्रयास। बिना वेतन 7 साल से